हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो डियर, आज इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड ने जो मॉडल ऑफिशियल पेपर जो लॉन्च किया था ना, उसका मैं जो साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बताने वाला हूँ। बिकॉज बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। तो लगभग मैं सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा और आप उसको नोट कर लेना। बिकॉज अगर मैं समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है सबका मैं लगभग सबका मैं बताया हूँ। एक आध दो या तीन सवाल का नहीं बता पाए, लेकिन लगभग सबका आंसर मैं बताऊँ इस वीडियो में। पूरी वीडियो आज करेंगे, ओके, समझेंगे इसको पूरी वीडियो को। तो पहली बार चैनल पे आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करें। सबसे पहला सवाल था यहाँ पे, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। सवाल था आपका फिजिक्स में सवाल है, आप चाहो तो मॉडल सेट देख सकते हो, ओके, आपको पता होगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिए चालक की लंबाई पर, 2 नंबर वाला सवाल था ये, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ओके। आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन इतना कम से कम 2 नंबर का सवाल है, इतना लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल। देखिए आगे सवाल है नवीकरणीय, सवाल था नवीकरणीय ऊर्जा सब क्या समझते हैं, है ना। आपका सवाल था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो अनवीकरणीय भी दिया होता है, इसको मत लिखना नवीकरणीय ऊर्जा। तो यहाँ से आता पूरा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा, ओके। और उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर भी सवाल था एक, ओके। तो ये दोनों का अंतर आप लिख दीजिएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या डिफरेंस है। बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है, इसमें बीच में पतला, किनारे मोटा होता है। बड़े अक्षर आकार से आकार के दिखाई होते हैं, छोटे अक्षर आकार के दिखाई देते हैं। मतलब अवतल लेंस में छोटा छोटा दिखाई पड़ता है, उत्तल लेंस में बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये 5-6 जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी फोकस दूरी धनात्मक, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, है ना। तो मैं तो हमेशा बारहा बोलते रहता हूँ कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फोकस कर दो ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पढ़ते हो तो ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ओके। इसलिए इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एक सवाल था सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बताइए। सवाल था ये आपके, है ना, आपके मॉडल पेपर में सवाल है, ओके। मैं दूसरा सवाल कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो भी मॉडल पेपर में सवाल वही मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको फिगर ड्रॉ करना है जी। ड्रॉ करने के बाद अब वो इतना ही सवाल था। एक सवाल था विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो बस आपको इतना, ये 2 नंबर का सवाल था, इसलिए इतना आपको लिखना है, ओके। 5 नंबर में काफ़ी लंबा लिखा था, चित्र बनाना पड़ता है, सिद्धांत लिखना पड़ता है, उसकी क्रिया विधि भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 नंबर का सवाल इतना लिखेंगे आप, काफ़ी है, ओके। आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सवाल था आपका कि एमीटर और वोल्टमीटर का उपयोग बताएं, ओके। तो उपयोग भी तो यही बात होगा ना, उपयोग बोला एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे इसको जब करोगे तो लग रहा है उपयोग हो रहा। एमीटर धारा मापने की एक युक्ति है, अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा इससे होकर प्रवाहित होता है। आप बोल सकते हैं एक युक्ति है, अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने में उपयोग किया जाता है ताकि कुल धारा इससे होकर प्रवाहित हो। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। आप एडवांस लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। तो इसका उपयोग बताना है। वोल्टमीटर के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए। तो ये सब हो जाएगा, आपको इतना लिखना है बैठा के आपको, ओके। चलिए आगे है, सामंजन क्षमता को परिभाषित करें। सवाल एक है आपका, सामंजन क्षमता क्या है ना, और उसको परिभाषित करें। तो आराम से लिख सकते हैं इसको, है ना। आंखों के सवाल में दिया हुआ आंखों के समंजन क्षमता क्या, तो वही हुआ आंखों के समंजन या सामंजन क्षमता। बात वही है, समंजन क्षमता आंख में ही होता है, ओके। आगे सवाल है भूतापीय ऊर्जा क्या है। सवाल आपने दिया इसमें सवाल जो दिया भू उष्मीय ऊर्जा। तो भू उष्मीय या भूतापीय, उष्मा ताप हीट उसी को बोलते हैं। ताप मतलब हीट, उष्मा मतलब हीट होता है, ठीक है ना। तो आप इतना लिख देंगे, इसको छाट के छोटा भी छाट के छोटा भी कर सकते हो, ओके। ये आपका सवाल का जवाब रहा। आगे सवाल है उत्तल लेंस का सत्यापित करना फिगर। तो देखिए ये पहले आपको फिगर बना देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सत्यापन दिया हुआ जी, इसको आपको सत्यापन करना, ओके। तो थोड़ा सा देर हुई मुझे वीडियो लाने में, खैर, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो पाए मैं वीडियो डाल दिया हूँ, आप इसको देख लें, ओके। यह है सत्यापन। आगे सवाल है, अब कुछ सवाल जो मुझे नहीं मिल पाया था गाइड वाइड में, तो मैंने आपको मतलब खुद से टाइप करने की कोशिश किया। तो बहुत सब सवाल टाइप करना मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैंने कुछ ही सवाल को टाइप किया जो नहीं मिल पाया। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों, तो क्योंकि नाइट्रोजन एक आखिरी गैस है। हाँ जी, नाइट्रोजन भी आखिरी गैस की श्रेणी में आता है। हालांकि आवर्त सारणी में नाइट्रोजन को नहीं रखा आखिरी गैस में, लेकिन नाइट्रोजन भी अक्रिय जैसा गुण ही उसका होता है। देखिए इसका उपयोग पैकिंग प्रक्रिया के दौरान हवा और विशेष रूप से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं चिप्स में, ताकि उससे जो ऑक्सीजन बाहर निकल जाए।
नाइट्रोजन गैस जाएगा तो ऑक्सीजन बाहर निकाल देता, नाइट्रोजन भरता, ताकि और निष्क्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन भर देंगे चिप्स की थैली में तो जो हम चिप्स खाते हैं ना, जो मुच मुच करता है ना, वो वैसा मज़ा नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन रहने के कारण, चूंकि वो किसी से क्रिया ही नहीं करेगा, ऑक्सीजन क्रिया कर लेगा, खराब कर देगा। ये इंग्लिश वाला जब मैं टाइप किया तो मैंने सोचा चलो इंग्लिश का भी कर देता हूँ। वन संपदा पर आधारित किसी दो उद्योगों का नाम लिखें। देखिए वन संपदा मतलब जो वन, कागज का उद्योग, फर्नीचर उद्योग, क्या है ये वन संपदा है। आगे यहाँ पे हाँ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन, ये सल्फर, हाइड्रोजन में कार्बन, हाइड्रोजन जो है उसमें एक कार्बन होता है, और सल्फर के कितना होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16, तो इसके आखिर में 2 8 6 है ना, 2 8 6 कार्बन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। H2 हाइड्रोजन 2 है, तो देखिए सल्फर कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अच्छा उल्टा हो गया, ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे 1 2 हुआ, और यहाँ पे इधर 3 इधर 4, ठीक है ना। और फिर ये इधर रहते हैं हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को हम ऐसे इससे दर्शा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है ना, हम इसको x से दर्शा रहे हैं, x है ना, कटकुट से, और सल्फर को s से। अब देखिए सल्फर क्या चाहता है, सल्फर चाहता है कि हम आखिर में 8 बन जाए, है ना, 2 8 6 है, तो ये 8 बना चाह रहा है, तो ये 8 देखो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन से एक ले लेगा तो 8 बन जाएगा ना, दोनों हाइड्रोजन से एक पीस अगर ले लेता है तो क्या ये 8 बन जाएगा। अब 8 बन जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, बॉन्ड ऐसे घेर देंगे। देखिए सल्फर 8 हुआ, और हाइड्रोजन को 2 बनना है, तो हाइड्रोजन को 2 बनना, तो हम ऐसे इसको ऐसे घेरेंगे, और इसको, समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आप बना लीजिएगा। देखिए लोहा, सॉरी फ्लोरीन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 2 7 है ना, 2 7। अब इसको चाहिए 1 है ना, 1 चाहिए, तो फ्लोरीन यहाँ पे कितना पीस है, 2 पीस है, तो एक फ्लोरीन यहाँ पे लिखते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पे लिखते हैं। अब दोनों के आखिर में साथ साथ है, चूंकि दोनों फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिखते हैं इसका ऐसे 7। अच्छा इसका लिखते हैं देखो ऐसे, मतलब अलग अलग डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इसका यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है साथ, मतलब इसका बीच में लिख देंगे। अब देखो ध्यान से देखो, फ्लोरीन क्या चाहता है, फ्लोरीन चाहता है कि हम 8 बन जाए, यही चाह रहा ना, क्योंकि इसके 2 आखिर में 2 साथ है, तो 8 बनना चाह रहा, तो इस फ्लोरीन से इसको फायदा हो गया, और इस फ्लोरीन से इसको फायदा हो गया। अब देखो तो इस फ्लोरीन की भी 8 परमाणु संख्या, इसको भी 8 परमाणु संख्या है ना। यहाँ पे कटकुट का मतलब पता चले कि इसका वाला इसमें है, इसका वाला इसमें है, ठीक है ना, इतना आपको बनाना था। ये सवाल अच्छा था जी, कि अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचानी। अब देखिए बहुत इजी है। उपचयित किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन निकलता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसको बोलते हैं उपचयन। तो जो पदार्थ ऐसा होगा उसको उपचयित बोलेंगे, ठीक है ना। और अपचयित किसको बोले, अपचयन किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, ओके, सोडियम ऑक्सीजन। अब सोडियम में देखिए ऑक्सीजन जाके मिल गया, देखिए सोडियम में ऑक्सीजन मिल गया, किसमें मिला जाके, बोलो ना किसमें मिला, सोडियम में ऑक्सीजन जाके मिला, किसमें मिला, सोडियम में। तो यहाँ पे किसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन का मिलन हो रहा, किसमें, सोडियम का। तो उपचयित कौन है यहाँ पे हो रहा, उपचयित, यानी कि यहाँ पूरा लिखें, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ सोडियम यानी कि Na का उपचयन हो रहा है, या यहाँ Na उपचयित है, इसको मैं डाक फिर से लिखते हैं, ठीक है, गलत है, यहाँ Na उपचयित पदार्थ है, यहाँ Na उपचयित पदार्थ है। ओके, थोड़ा राइटिंग वाइटिंग मेरा सही नहीं बनता है, थोड़ा मिला लेना आपको, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, Na जो है उपचयित, क्यों NaO नहीं उपचयित है, क्योंकि NaO तो बाद में बना ना, पहले तो सोडियम था और सोडियम में जाके मिला, तो जो पहले होगा उसी को नहीं बोलेंगे कि वो उपचयित हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ Na क्या हो रहा, उपचयित हो रहा। अच्छा अब देखेंगे यहाँ इसमें, देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, पहले से था कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया अलग, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा,
अपचयित हो रहा। कॉपर ऑक्साइड क्या है, अपचयित पदार्थ हो रहा, मतलब कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा, कॉपर ऑक्साइड का, ना कि कॉपर का हो रहा। क्योंकि पहले कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से ओ भागा है ना, ओ हटा है, ओ का त्याग है, तो कॉपर ऑक्साइड का, यानी कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित है। यहाँ CO अपचयित पदार्थ है तथा, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि ऑक्सीजन का मिलन हो रहा, जिसमें ऑक्सीजन का मिलन होता है उसको क्या बोलेंगे, उपचयित। तो कौन उपचयित हो रहा, हाइड्रोजन हो रहा, क्योंकि हाइड्रोजन में जाके मिला, तो लिखेंगे तथा H2 उपचयित पदार्थ है, ये लिखना था, एनसीईआरटी वाला सवाल है ये। चलिए आगे देखिए, विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की तीखी गंध होती है। यह जल में घुलनशील है परंतु पूरी तरह विलय नहीं होती है, और यह वायु में CO2 के साथ क्रिया करके क्लोरीन खो देता है। इसका रासायनिक नाम, तो देखिए इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहीं, तो इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र CaOCl2 होता है। देखिए जब आप सब्जेक्टिव याद करोगे ना तो ऑटोमेटिक देखो यही सब ऑब्जेक्टिव बनता है, यही सब देखिए ऑब्जेक्टिव बनता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, लिखिए भाई। अब देखो इसका उपयोग, तो लिखेंगे इसका उपयोग प्राय कपड़ा तथा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को रोगाणु रहित करने, मतलब पीने वाला जो पानी है ना उसको शुद्ध करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, हो गया। इसी का मैंने इंग्लिश यहाँ पे डाल दिया। अब देखो कुछ यहाँ पे जो मिल गया हमको गाइड से, मैंने गाइड में देख लिया, ओके। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, ये सवाल था आपके, बस इसको आपको लिख देना। हाँ एक बात याद रखें, जब भी केमिस्ट्री का सवाल का जवाब दे रहे हो और अगर उसमें रिएक्शन बनता है, अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया जरूर लिखेगा, ओके। आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, हालांकि सवाल में था एकल विस्थापन, एकल, तो एकल विस्थापन को ही विस्थापन बोलते हैं, तो आपको सिर्फ विस्थापन बताना है। द्विविस्थापन को मैंने यहाँ पे आंसर भी काट दिया, देखिए विस्थापन, इस विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन कहते हैं, ओके, ये आपको लिखना है जी। सवाल था निष्पादन और जारण में क्या अंतर है, शायद एक मिनट, सवाल क्या था, निष्पादन और जारण में क्या अंतर है, तो भाई दोनों के बारे में बता देना है, ठीक है। निष्पादन जारण के बारे में बता दीजिएगा, अंतर साफ हो जाएगा, ओके। आगे है जस्ता का संकेत, जस्ता का ये था, क्या बोलते हैं, जस्ता का ये करना था जी, जस्ता का जो अयस्क है ना उसका ये करना, निष्कर्षण का सिद्धांत, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, जस्ता का मुख्य अयस्क क्या है, उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो उसका मुख्य अयस्क का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड है, कैलेमाइन है। देखिए याद कीजिएगा आप, अगर आप ऑब्जेक्टिव याद करते हो तो जस्ता को Zn बोलते हैं, है ना, जस्ता को का परमाणु संख्या 30 होता है, तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक याद होगा, जिंक ब्लेंड इसका है, कैलेमाइन है ना। अब इसका निष्कर्षण का जो प्रक्रिया है ये आप देख लीजिए, बहुत ईजी है, इस 2-3 लाइन याद करना है, फॉर्मूला उसी से जो आप ये लिखे ना, इतना बड़ा जो याद किए ना, इसी का ये फॉर्मूला अरेंज करना, यही सारी बातों को यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग, मतलब क्या बोलता है, केमिकल रिएक्शन करवाना, ठीक है, मतलब वही बात को केमिस्ट्री भाषा में लिखना है। ये तो आप हिंदी भाषा में लिखे ना, केमिस्ट्री भाषा इसको बोलते हैं, केमिस्ट्री भाषा में, ओके। चलिए आगे है, अब देखो बायो का पोषण क्या है, तो पोषण के बारे में आपको लिख लेना है। सवाल आपका बायो में ज़्यादा नंबर नहीं, सिर्फ पोषण की परिभाषा दे, तो आप पोषण क्या है खाली पोषण लिख लीजिए, ठीक है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। आगे है प्रकाश अनुवर्तन क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको इतना ही लिखना है, प्रकाश अनुवर्तन क्या है, ओके। आगे लाल रक्त कोशिका श्वेत रक्त कोशिका में क्या अंतर है, सवाल है RBC या WBC में डिफरेंस दिया हुआ है, जिसके बारे में आपको लिखना है, आराम से लिख लीजिएगा। हाँ ये सवाल रक्त नहीं ये सवाल नहीं है, सॉरी ये सवाल नहीं था, उसमें मैंने गलती दे दी, ये सवाल नहीं है, आपके मोटा सेट में ये सवाल नहीं था। गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे होता है, इसको देख ले, और यहाँ पे इंग्लिश का भी मैंने दे दिया, गुण के बारे में लिखा हो पूरा, इसको देख लीजिएगा। आगे है रक्त प्लेटलेट्स की रक्त में जमने में क्या भूमिका, यही सवाल था, मैंने इसको समझ के वो दे दिया। प्लेटलेट्स से रक्त के थक्का जमने में प्रमुख भूमिका निभाती है। आमतौर पर जब हमारी कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हमें रक्त स्राव होने लगता है, जब कुछ चोट लग जाता है तो खून बहने लगता है ना, और रक्त स्राव वाहिका में छेद को बंद करने और रक्त स्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स रक्त थक्का बनाती है, यानी कि रक्त स्राव रुक जाए, छेद बंद हो जाए, जिससे बॉडी में जो छेद हो गया, खून बहने लगा, तो इसलिए जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का थक्का बनाती है, और जिससे क्या होता है, रक्त का स्राव रुक जाता है।
लिख देना आपको, यहाँ पे इंग्लिश वाला है, इसको लिख देना। ओके, देखिए डियर, अनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं, ये लिखना आपको, और इसका ये लिखना है इंग्लिश वाला। ओके, ओजोन परत के क्षय का कारण, देखिए ओजोन छिद्र का मुख्य कारण निर्मित रसायन जो केमिकल यूज करें ना, वो विशेष रूप से होलोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट, फॉर्म ब्लोइंग एजेंट, है ना जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है ना इसके लिए क्षय का प्रमुख कारण है। ये इंग्लिश वाला आप इसको देख लेना। और आखिर सवाल, एक सवाल था, मानव मूत्र में अवयवों की प्रतिशत क्या है, मतलब जो मानव मूत्र में जो अवयव है, तो मानव मूत्र में क्या है, जल है, यूरिया है और अदर पदार्थ, अन्य पदार्थ है। तो जल जो है 95%, यूरिया 2.5%, अन्य हो गया 12.5%। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक बने रहें, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप 72 540 18 5 62 पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, इसका PDF मैं भेजूँगा वेबसाइट पे। ओके, बाय।